अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सब पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे माहौलियात पर और स्पेशली जो स्मोग है। आपको पता है, आप भी जानते हैं, पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों से स्मोग एक बहुत बड़ा मसला बन के आ जाता है। जैसे ही सर्दी शुरू होती है, गर्मी जा रही होती है और सर्दियाँ आ रही होती हैं, तो स्मोग का बड़ा मसला होता है, जिससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, इसमें भी बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे कि स्मोग से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है, माहौलियात है क्या, माहौलियात को बेहतर बनाने में हम अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। सरकारी इदारे तो अपनी जगह पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन बहसीयत पाकिस्तानी हमें इसमें अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए, इस पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इस स्मोग से किस तरह हम जान छुड़ा सकते हैं। ये पूरी तफसीलन आज जो गुफ्तगू होगी। मेरे साथ जो आज के मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर जफर इकबाल साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा माहौलियात पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शकील अहमद साहब, आप महर माहौलियात हैं, आप भी तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं वली मोहम्मद साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत पंजाब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जफर साहब, क्योंकि ये आपका चैप्टर है, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा माहौलियात के, माहौलियात बेसिकली है क्या चीज़, नाज़रीन को बताएं कि इसमें हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और स्मोग जिस तरह ये अभी कुछ दिनों बाद हम देखेंगे स्मोग शुरू हो जाती है, गुज़श्ता चंद सालों से ये मसला है, इससे पहले ये मसला नहीं था, तो क्या वजह है? अगर हम लफ्ज़ माहौल का देखें तो इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, और ये बड़े ब्रॉड सेंस में एयर, वाटर और सॉइल तीन चीज़ें मिलती हैं तो हमारा ये माहौल बनता है। तो इसमें जो स्मोग है वो उसका इशू हवा के साथ लिंक करता है, और हवा जो हमारी है इसको अल्लाह ताला ने ख़ास तवाज़ुन से पैदा किया है, जिसमें तमाम गैसेस की ख़ास कंसंट्रेशन रखी है, ताकि वो हमारी जो फ्लोरा एंड फाना है और इंसानी ज़िंदगी है इसको नुकसान न पहुँचाए। लेकिन जब इसमें मिलावटें शुरू हो जाती हैं धुएँ की शक्ल में, गैसियस की शक्ल में, जो भट्ठों से निकलती हैं या हमारी फैक्ट्रियों से निकलती हैं या हमारी फसलें जलाई जाती हैं, तो ये उसमें आमेज़श हो जाती है, और इसका एक ख़ास तवाज़ुन जो कुदरत ने पैदा किया है उसमें कंसंट्रेशन में उसमें तब्दीली आ जाती है। और जब टेम्परेचर हमारा ठंडा होता है तो वो चीज़ें कंडेंस हो जाती हैं और कंडेंस होकर ठहर जाती हैं, और ठहरने से हमारा जो विजन है वो कम हो जाता है, देखने की सलाहियत जो है वो उसमें कमी आ जाती है। फिर हमारा जो इनहेलिंग सिस्टम है हमारा इंसानी ज़िंदगी का, सांस लेना, उसके ज़रिए हमारे सांस चले जाती हैं, अंदर चली जाती हैं वो गैसेज मुज़र सेहत जो है, फिर स्किन के प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो ये स्मोग ये एक अमेज़श हो जाती है मुख्तलिफ गैसों की, धुएँ की, गर्दो गुबार की, और इसको हम स्मोग कहते हैं। नहीं डॉक्टर, जिस तरह आपने माहौलियात की तारीफ की, माहौलियात तो पूरे साल उसमें पोल्यूशन भी आती रहती है, आलूदगी भी फैलती रहती है, लेकिन स्पेशली जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो उस वक्त स्मोक क्यों बन जाती है और नजर कुछ नहीं आता? उससे है कि जब गर्मी होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो गैसेज होती हैं वो डिस्पर्शन होती रहती हैं और वो हवा में आगे सफ़र करती जाती हैं, ट्रेवल कर जाती हैं। लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है तो वो ट्रेवल नहीं कर पाती हैं और कंडेंस हो जाती हैं, और जहाँ से वो कंडेंस होती हैं वहीं पर वो रुक जाती हैं, और इस वजह से ये हमारा स्मोक पैदा होता है। तो सर्दियों में टेम्परेचर का मदखल बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये सर्दियों में ही स्मोक आता है। ये हमारा नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो महीने हैं तो इनमें स्मोक का सीज़न ये डेवलप होता है, और इसकी वजह टेम्परेचर का डाउन होना है जो कंडेंसेशन का बायस बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बार आप क्या समझ रहे हैं कि इस बार स्मोक होगा या नहीं होगा? ऐसे है कि अभी मौसम चेंज हुआ है, बारिशें भी हुई हमारे मुल्क में, पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में बारिशें भी हुई हैं, और जो हमारा एयर पोल्यूशन फिजा में मौजूद था वो काफ़ी सेटल डाउन हो चुका है। लेकिन जब मौसम ठंडा होता है और जो उस वक्त करंट गैसेस पैदा होती हैं तो उनके स्मोक में कन्वर्ट होने के चांसेस मौजूद रहते हैं। तो अब ये जब मौसम आएगा और उस वक्त ये चीज़ सामने आएगी, लेकिन जो फिलहाल सूरत हाल है बारिशों की वजह से, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास रहमत हुई है कि हमारी फिजा इस वक्त साफ़ हुई है। लेकिन जब ये मौसम ठंडा होगा तो टेम्परेचर कितना डाउन होता है, किस हद तक डाउन होता है, और आगे फिर जो कंसंट्रेशन, ये एयर पोल्यूशन जो है ये इसकी कोई बाउंड्री वाल नहीं है, ये ट्रेवल करती है विंड की डायरेक्शन में। तो जिस शक्ल में, जिस विंड डायरेक्शन में ये हमारी एयर पोल्यूशन जाएगी तो वहाँ पे स्मोक के खदशात पैदा होते रहते हैं। इसमें कोई मुल्क की सरहदें, मुल्क की सरहदें भी शामिल नहीं है इसमें। खास तौर पर अगर हम देखें तो भारत हमारे साथ खड़ा है, और वहाँ पे जनूबी पंजाब में जो अभी कटाई शुरू होगी वहाँ पे धान की, तो उसको आग लगनी शुरू हो जाएगी, तो वो ट्रेवल करके फिर हमारे पाकिस्तान में भी आ जाती है, हमारे पंजाब में आती है, तो वो इसका एक बहुत बड़ा मौजब बन सकता है। मुझे बन सकता है। डॉक्टर शकील साहब, आप माहिर माहौलियात हैं, आपसे भी मेरा ये सवाल है कि माहौलियात है क्या? आलूदगी जो हम कहते हैं, माहौलियात की आलूदगी, ये क्या है? माहौल बेसिकली हम कहते हैं अपने इर्द गिर्द को, अगर उसको डिक्शनरी डेफिनेशन में हम जाएं
اس کے مطلب کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے اس کو ہم ماحول کہتے ہیں. اب اس ماحول میں ہمارے ارد گرد جو ہے ہوا، پانی، جاندار، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور ہوا کے اندر جو تمام قسم کی گیسز ہیں، پھر ہماری جو زمین ہے اس کی کمپوزیشن ہے، تو یہ تمام چیزیں مل جل کے ماحول کو پیدا کرتی ہیں، یہ ماحول بناتی ہیں. اور اس میں جو پولوشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ماحول کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو ماحول کی کمپوزیشن کو تبدیل کر دے، یا اب اللہ تعالیٰ نے، نیچر نے اس ماحول کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے اندر رہنے والے جو جاندار ہیں، پودے ہیں، انسان ہیں، یہ ان کی جو زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو رکھا ہوا ہے کہ اس میں کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہونی چاہیے، کتنی اس کے اندر آکسیجن ہونی چاہیے، پانی کی کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے. اسی طرح سے زمین جو ہے اس کو پودوں کی پیداوار دینے کے لیے اس کی ایک خاص کمپوزیشن ہونی چاہیے، اس میں نائٹروجن، فاسفورس، یہ ساری چیزیں. تو جب وہ چیزیں جو ہیں وہ بدلیں گی، یعنی ماحول میں کسی بھی وجہ سے کوئی اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے. اگر ہم پہلے کی جیسے آپ بات کر رہے تھے، آج سے 20 سال پہلے ہمارا جو کنزپشن پیٹرن ہے، یعنی جو چیزیں ہم استعمال کرتے تھے، جن سہولیات سے ہم استفادہ کرتے تھے، وہ آج سے 20 سال پہلے نہیں تھیں. وہ سہولیات آئی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ماحول کے اندر بے شمار چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. آپ سمجھتے سہولیات کے ساتھ مشکلات بھی ہیں؟ بالکل. اصل میں اس کا جو اصل وجہ ہے ماحول کی تبدیلی کی، وہ ہمارا کنزمپشن پیٹرن ہے، ہماری کنزمپشن ہیبٹس ہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ہماری عادات، ہماری ایکٹیویٹیز کہاں جاتے ہیں، کس سے جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر نئے کیمیکلز ایڈ ہو جاتے ہیں. جب وہ نئے کیمیکلز ایڈ ہوتے ہیں تو ماحول کی جو نیچرل کمپوزیشن ہے، جو چیزیں اس کے اندر ہیں، وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، پروپورشن اس کی چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ماحول اپنے جو فنکشنز ہیں، رول جو پلے کر رہا ہے، وہ اس طرح سے نہیں کر پاتا. اس میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ جو سموگ ہے، سموگ اور آلودگی میں کیا فرق ہے؟ اصل میں ہے اس طرح سے کہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک ہے دھواں، سموک جسے ہم کہتے ہیں، جب کوئی بھی چیز آگ جلائی جاتی ہے یا انڈسٹری کے اندر سے وہ جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے چمنیوں کے اندر سے، اس کو کہتے ہیں ہم سموک. ایک اور چیز ہے جب پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں خاص ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ بخارات میں بدل جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں فوگ. ٹھیک ہے. تو یہ سموک دھواں یعنی جب فوگ کے ساتھ ملتا ہے، ان دونوں کا مکسچر ہے، ان دونوں کا یہ مکسچر ہے، اسی لیے فوگ کا اور سموک اینڈ فوگ. تو اس وجہ سے کہتے ہیں سموک. تو یہ ان دونوں کا مرکب ہے کہ اس دھوئیں کے اندر آگے بے شمار چیزیں ہیں، جیسے اس میں گیسز ہیں، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن آکسائڈ ہے، پھر ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اندر سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے ذرات، پھر اس کے علاوہ ہماری جو وہیکلز ہیں ان کا دھواں، کاربن مونو آکسائڈ، چھوٹے چھوٹے فیکٹریاں، جو بھی چیزیں ہیں. بالکل. اچھا ویسے یہ آپ سمجھتے ہیں سموگ صرف اس وقت ہوتی ہے جب نمی ہوتی ہے؟ یہ جو سموگ ہے اسے ہم بیسیکلی کہتے ہیں سیکنڈری پولوٹنٹ. ٹھیک ہے. سیکنڈری پولوٹنٹ وہ پولوٹنٹ ہوتے ہیں جو کچھ پرائمری پولوٹنٹ کے ملنے سے بنتے ہیں، اور ان سیکنڈری پولوٹنٹ کی جو فارمیشن ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آن انوائرمنٹل کنڈیشن. یعنی اس سموگ کے بننے کے لیے ایک خاص قسم کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، ہوا میں ایک خاص قسم کی نمی کی مقدار موجود ہونی چاہیے، پھر ہوا کی جو سپیڈ ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہ ہو. جب وہ تمام چیزیں ملتی ہیں، یعنی ٹیمپریچر بھی مل گیا، نمی بھی آ گئی، سن لائٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہیٹ ملتی ہے، جب یہ ساری چیزیں اس پوائنٹ پہ پہنچتی ہیں جس سے سموک اور فوگ دونوں مل کے، ہوا کے ذرات، یہ ساری چیزیں مل کے وہ پھر اس کو کریٹ کرتی ہیں. زراعت کا شعبہ ایک ایسا ہے جو ہمارے کاشتکار اپنی فصلوں کو جلاتے ہیں، اس سے سموگ جو ہے زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کسانوں کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح اپنی جو باقیات ہیں ان کو کس طرح تلف کیا جائے تاکہ وہ سموگ کا سبب نہ بنے، کیونکہ سموگ کی وجہ سے کسان خود بھی بڑا متاثر ہوتا ہے. جو سموگ ہے اس میں دو چیزیں بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. ایک تو نیوٹریشن ایبزارپشن، پودوں کی جو ہے پودوں کا خوراک لینے کا عمل بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو پودے خوراک بنا رہے ہوتے ہیں ان کی ایکومولیشن جہاں وہ جمع ہونی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو کسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چاول کو کے کھیت کو یا باقیات کو آگ لگائی تو یہ دھواں پھیل جائے گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو یہ غلط فہمی ہے. سب سے پہلے تو اس کی جو نئی فصل اگنی ہے اس کے اندر اس کو روشنی اور نیوٹریشن نہ ملنے سے اگلی فصل جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. دوسری جو فصل آپ کی اس وقت ٹرانزیشن پیریڈ میں تمام فصلیں، آپ کے چاول میں گرین فلنگ ہو رہی ہے، میز میں گرین فلنگ ہو رہی ہے،
कपास की फ्रूटिंग हो रही है, यानी तकरीबन तमाम हमारे जो स्टेपल फूड्स हैं वो इस वक्त ट्रांजिशन पीरियड में है। गंदम आपने अभी काश्त करनी है, उसका उगाव मुतासर होगा, तो उसी फार्मर का या उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वही मुतासर सबसे ज़्यादा होगा। तो फार्मर को चाहिए ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुख्तलिफ स्कीम जो है वो लॉन्च कर रहा है। नहीं, हुकूमत पंजाब या आपका महकमा हाँ जी, स्मोक को रोकने के लिए कुछ इक़दाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल करता है। एक तो सबसे पहले दफ़ा जो है वो सेक्शन 44 का नफाज करता है। दूसरे नंबर पे हैप्पी सीडर जो है ऐसे इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लॉन्च कर रही है जिनसे आपको उन बाकियात को जलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप उन्हीं की मौजूदगी में अगली फसल काश्त कर सकते हैं। उसमें सबसे सरे फहरिस्त हैप्पी सीडर है, जीरो टिलेज ड्रिल है, और दूसरा जो है स्ट्रास स्लैशर है। आप समझते हो उसी बाकियात में आप अपनी फसल काश्त कर सकते हैं? बिल्कुल। रोटावेट करना पड़ता है ये क्या? नहीं, ये हैप्पी सीडर जो है ना वो उन्हीं बाकियात को एक साइड पे करते हुए अंदर जो है वो गंदम का बीज शो कर देती है। तो आपकी वही जो बाकियात है वो आपकी गंदम के लिए नमी को महफूज रखने का सबब भी बनती हैं, जड़ी बूटियों से बचाने का सबब भी बनती हैं, और गंदम की पैदावार बढ़ाने का सबब भी बनती हैं। और कुछ बाकियात ऐसी भी हैं जो आपको फर्टिलाइजर का काम भी फर्टिलाइजर वो तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो है ही बेसिकली सारा फर्टिलाइजर है, और हमारी पाकिस्तान की ज़मीनें जो हैं ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर में जो है वो डेफिसिट है, उनमें कमी है। तो अगर हम ये चीज़ें ना जलाएंगे तो ये ऑर्गेनिक मैटर रिकवर होगा, बेहतर होगा, और हमारी अगली फसल बेहतर होगी। तो फिर किसान इस तरफ क्यों नहीं जाता, उसकी वजह क्या है? क्या वो अवेयर नहीं है, या आप उनको कोई प्रॉपर उनकी काउंसलिंग नहीं करते? वजह क्या है कि फिर क्यों आग लगाते हैं? जी, उसमें एक दो मेन वजह हैं। एक तो हमारे किसान का जो लैंड रिसोर्स साइज है वो बहुत छोटा है, लैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं वो छोटी हैं। 2 से 5 एकड़ का फार्मर, हमारा एवरेज फार्मर 2 से 5 एकड़ का है। तो मोस्टली जो भी हमारा इनिशिएटिव होता है वो कैपिटल बेस्ड होता है। अब एक फार्मर 3 एकड़ का जो है वो ये हैप्पी सीडर, या अगरचे गवर्नमेंट उसको हाफ रेट पे दे रही है, लेकिन फिर भी एक 3 एकड़ का फार्मर उस हैप्पी सीडर को या किसी जीरो टिलेज ड्रिल को अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब भी कोई मैकेनाइजेशन होती है तो वो बड़ी लैंड होल्डिंग्स के लिए होती है, वो छोटे फार्मर के लिए इतनी नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट, आप समझते हैं हुकूमती पॉलिसियों का जो फायदा है वो छोटे काश्तकार को नहीं होता? वो काश्तकार को देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि छोटा फार्मर अडॉप्टर नहीं होता, वो बड़े काश्तकार को देख के फिर आता है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आऊंगा, ये जो भट्टे हैं, भट्टों पे पाबंदी लगाई जाती है और ये भी कहा जाता है कि ये स्मोक का सबसे बड़ा जो है मौजब है, आप क्या समझते हैं कि इससे वाकई स्मोक बनती है? ऐसे है कि ये तकरीबन 8000 के करीब भट्टा पंजाब में मौजूद है, पूरे पंजाब? पूरे पंजाब। ठीक है। अब पिछले साल इन्होंने एक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई थी, उसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं जी। इसमें उसके ऊपर ब्लोअर लगवाया गया, फिर उसकी जो अंदर की भराई है भट्टे की वो उसको ज़िगज़ैग तरीके से भरवाने की कोशिश की गई, और ताकि उसका जो बर्निंग प्रोसेस है ज़िगज़ैग में वो तकरीबन 90% बर्निंग हो जाती है। जो नॉर्मल पुराना सिस्टम हमारा रिवायती चल रहा था उसमें 60% बर्निंग होती थी, तो इस तरह 30% जो है ना उसमें बर्निंग में इजाफा हुआ। उसकी ईंट की क्वालिटी बेहतर होती है, ईंट की क्वालिटी भी बेहतर हुई उससे, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी में जो लोगों ने अडॉप्ट करने में हेजिटेट रहे, उसमें उन्होंने दिलचस्पी न ली, तो उस वजह से उन लोगों को नुकसान हुए। लेकिन ओवरऑल जो इसका ज़िगज़ैग प्रोडक्ट है भट्टे का वो 90+ A ग्रेड में ईंटें आई हैं। कसूर में बहुत इसकी अचीवमेंट अच्छी हुई है, और लाहौर में भी अचीवमेंट अच्छी हुई है, काफी जिलों में इसकी अचीवमेंट अच्छी हुई। नहीं, जो आम भट्टे वाले फिर ये उस तरफ क्यों मुंतकिल क्यों नहीं हो रहे हैं? ये एक रिवायती इनका सोचने का अंदाज है, उसी रिवायत पे चल रहे हैं कि ये हमारा भट्टा हमारे बाप दादा से चल रहा था तो हम इसी को आगे चलाते हैं, उसकी तरफ ये तवज्जो नहीं दे रहे। हालांकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, ऐसे हुआ कि हमने पिछले साल ये काफी सारे भट्टे सील किए, फिर उनको कन्वर्ट करवाया, ब्लोअर लगवाए, और तकरीबन 900 के करीब हमने FIR दर्ज करवाई इन लोगों के खिलाफ जो वायोलेशन कर रहे थे। तो अब इसमें से काफी लोगों ने इसको अडॉप्ट भी कर दिया। हमारे मुल्तान में माशाल्लाह 50 से 60 भट्टा मुकम्मल कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, पूरा स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट हो चुके हैं और पूरे ऑपरेशनल है, और एक किस्म के रोल मॉडल के तौर पे वो भट्टे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन बाद जो हमारे अक्सरियत है भट्टे फिक्स की, वो उन्होंने ब्लोअर लगा दिया, लेकिन वो उसमें वायलेशन करते हैं। जो अंदर की भराई है कभी वो सादा भराई कर लेते हैं, कभी वो ज़िगज़ैग भराई करते हैं। तो उसके लिए आपने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, कोई छापे? हम उसके इंस्पेक्शन करते रहते हैं, फिर जो उसकी भराई को चेंज करता है हम उसके ऊपर FIR देते हैं। तो यही हमारा जो मैकेनिज्म है, जो स्मोक रिस्ट्रिक्शन आर्डर जारी किया हमारे रिलीफ कमीशन पंजाब ने, और इनके ऊपर साहब का जो भट्टाजात है हमारे रिवायती भट्टाजात उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है।
आप वो से निकल आए। एक तो भट्टा जो है ना, भट्टा की सबसे बड़ी वजह है स्मोक की, दूसरी किसान हैं जो अपनी फसलें ये फसलों को जलाते हैं, और क्या वजह बड़ी तीसरा ये हमारे जो इंडस्ट्री से इमिशन निकलते हैं, उसको आप रोक पाते हैं। उसके ऊपर हमने वैट स्क्रबर लगवाए इस दफा मुल्तान में तकरीबन 90% इंडस्ट्री पे लग चुके हैं, और कुछ इंडस्ट्री अभी तक है जो मालकान है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो हम मुसलसल उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन लोग इसको समझने से काफिर हैं कि हम इन अडाप्ट नहीं कर रहे हैं। जिद्दी तौर पे एक किस्म का वो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है कि हमारी जो इंडस्ट्री स्टेट है इसमें चंद एक फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनके खिलाफ एक बंदे के खिलाफ हम 17 FIR दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन वो बात है कि वो सिस्टम कानून में कमी है, कानून साजी में कमी नहीं है, तो फिर FIR होती है तो फिर वो रुकते क्यों नहीं? उसके बाद फिर वो हम सील करते हैं, फिर वो तोड़ देते हैं, फिर हम सील करते हैं, फिर वो तोड़ देते हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर आप हमने मैकेनिज्म बनाया कि इस साल इंशाल्लाह ये पूरी जो इंतजामिया है मिल के ताकत का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये जो स्मोग है इससे कौन कौन सी बीमारियों के खदशात हैं, आप क्या समझते हैं? और स्पेशली बच्चों की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, इसमें कहते हैं भाई इजाफा हो जाता है जैसे ये इस तरह का स्मोक का मौसम होता है। एग्रीकल्चर की जिस तरह प्रोडक्शन है उस पर बड़े बुरे असरात हैं, फसलों की पैदावार कम हो जाती है। मसलन फसलों के हवाले से अगर हम देखें तो ये जो जितनी भी फसलात हैं, ये जो पौधे होते हैं, इनका जो असल खुराक तैयार करने की जो इनका मैकेनिज्म है वो सूरज की रोशनी होती है, वो नहीं पड़ती। सूरज की रोशनी ही असल चीज है जो स्मोक के दौरान पड़ती है। जी, ना सिर्फ क्या कहते हैं इन फसलों के लिए, बल्कि अगर हम उसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो इस यूनिवर्स के ऊपर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो सूरज है। वो सूरज से वो एनर्जी पौधों में आती है, पौधे उसको सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, वही फिर शुगर, कपड़ा, जो भी जितनी भी इंडस्ट्री एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस पे बेस करती हैं। जब रोशनी नहीं आएगी, दरमियान में कई किलोमीटर की या कई मीटर की 100 मीटर की तय आ जाएगी, तो पौधे जो हैं वो कुछ दिन अगर हमने देखा ऑब्जर्व किया कि हफ्ता या उससे ज्यादा स्मोक पड़ जाती है तो उसके बाद पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, फसलों को बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि मेरे माहौलियात हैं, ये ओजोन क्या है? और लोग कहते हैं कि जिस तरह अभी लॉकडाउन था, लोग घरों में थे, ट्रांसपोर्ट बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, तो बड़ा माहौलियात में बड़ी बेहतरी आई है, माहौल बड़ा साफ सुथरा हुआ है। ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है यकीनन। तो ये क्या है? इसमें जो ओजोन है बेसिकली ये एक केमिकल है, जिस तरह हम कहते हैं ऑक्सीजन में बेसिकली 2 एटम होते हैं O के, O2। अगर उन O2 के साथ ऑक्सीजन का एक और एटम मिल जाए तो वो बन जाता है O3, और वो O3 जो है वो दैट इज कॉल्ड ओजोन। अब ओजोन जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से, नेचर की तरफ से, जैसे फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इस तरह दूसरी गैसेज हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने इस यानी जो हमारा जमीन से ऊपर जो भी हमारा माहौल है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर या फिजा। अब उस फिजा के 4-5 आगे हिस्से हैं, यानी जो 10 किलोमीटर तक एरिया है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। 10 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है तकरीबन 18-20 किलोमीटर तक ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो वो कहलाता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ऐसे ही ये जोन हैं। अब उन जोन के अंदर जो दूसरा जोन है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी यहाँ से तकरीबन ऊपर 12 किलोमीटर, वो वहाँ पे ये O3 के मॉलिक्यूल जो हैं ये नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि सूरज से आने वाली, जो सूरज से दोनों किस्म की शुआएं आती हैं, खतरनाक भी होती हैं, फायदेमंद भी होती हैं। ओजोन जो है ये अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरल शील्ड दी है O3 की शक्ल में स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, जो कि उन यूवी रेडिएशन उनको हम कहते हैं, जो कि उसको हमारी स्किन में कैंसर काज करती हैं, बच्चों में बीमारियां पैदा करती हैं और बेशुमार इस तरह की चीजें, तो ओजोन उनको रोकती है। लेकिन ओजोन जो है ये यहाँ पे जमीन के ऊपर भी बनती है, हम बनाते हैं उनको ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, दूसरी चीजें मिलके ओजोन बनाते हैं। अगर वही ओजोन ट्रोपोस्फेयर में आ जाए, यानी हमारी जहाँ पे हम रह रहे हैं इस रेंज में आ जाएगी, तो वो हमारे अगर सांस में जाएगी तो हमारे लिए नुकसानदेह है, दूर रह के यूवी रेडिएशन को रोकेगी, हमारे लिए फायदेमंद है। तो ओजोन जो है ये इसकी जो लेयर है ये पोल्यूशन की वजह से, खास तौर पे जिसमें हमारे जितने भी जो एयर कंडीशनिंग के आलात हैं घरों में, गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में, वो जो पोल्यूटेंट्स हैं जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वो ओजोन की लेयर को यानी O3 को तोड़ के O2 में कन्वर्ट कर देती हैं। खास तौर पे उनमें क्लोरीन है, ये मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होती है, तो जिससे वो ओजोन की तह कमजोर होती है। जब कमजोर होती है तो वहां से
वो यूवी रेडिएशन ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं और हमारी जिस्मों के ऊपर पड़ती हैं, हमारी फसलों के ऊपर पड़ती हैं, जिससे उनकी स्किन की डिजीज़ हैं और अदर डिजीज़ उसमें काज होती हैं। बाकी अगर हम स्मोक का जो इंसानी सेहत के हवाले से देखें तो उसमें सांस की बीमारियां जो हैं वो सर फहरिस्त हैं उसमें, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे मैंने बात की कि स्मोक जो है ये इसमें न सिर्फ धुआं होता है या जो फॉग होती है, बल्कि इसमें खतरनाक किस्म के जो केमिकल्स हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसमें सॉल्वेंट्स प्रिपेयर होते हैं, गाड़ियों का धुआं है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन होते हैं। वो केमिकल स्मोक के अंदर जब शामिल होकर हमारे जिस्म में जाते हैं तो उससे न सिर्फ सांस की बीमारियां पैदा होती हैं बल्कि वो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस कर देती हैं जो कि आने वाली नस्लों में भी ट्रांसफर हो सकती हैं। म्यूटेशन एक लफ्ज बोला जाता है, म्यूटेशन। तो इसके बचाव के लिए हमें क्या इक़दाम कर सकते हैं? इसके बचाव के लिए हमें जो स्मोक की यानी 2-3 जो मेन इसके काजेज हैं उन पे हमें काम करने की जरूरत है। अब सबसे पहले तो आमतौर पे ये जाना जाता है कि जी स्मोक भट्ठों की वजह से हो रही है और एग्रीकल्चरल जो हम जलाते हैं उनकी वजह से हो रही है, लेकिन इसके जो दूसरे 2-3 सोर्सेज हैं उन पे बहुत ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन वो खतरनाक इनसे ज्यादा है। वो खतरनाक उसमें एक तो है कि हमारी जैसे मैंने पहले ही बात की है इंडस्ट्री जितनी भी, और इंडस्ट्री किस पे बेस करती है, हम पे, क्योंकि जितनी हमारा कंजम्पशन पैटर्न, हमारी कंजम्पशन हैबिट्स जिस तरह की होंगी, हमारी आदत जिस तरह की होंगी, तो उसी तरह हम चीजें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम अगर एक घर में 5-5 एसी लगाएंगे, हम अगर एक ही घर में 4-4 गाड़ियां रखेंगे, ठीक है, या हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है हम वो उसको इंटेंसिव बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, ज्यादा ऑयल इस्तेमाल होगा। अवेलेबल है और बायोमास कलेक्शन पे पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है कि वो बायोमास कलेक्शन हम करके खुसूसन राइस की और शुगर केन स्टार्च जो आता है इसकी, ट्रैश की, तो इसकी बायोमास कलेक्शन को जो है वो नेक्स्ट वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाए। उससे एक तो फार्मर का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है उस पर बड़ा फर्क आएगा, उसको जो है बेनिफिट का इजाफा होगा, और दूसरा जो है माहौलाती आलूदगी जो है उससे भी बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी। तो ये वैल्यू एडिशन ऑफ वेस्ट, क्रॉप वेस्ट जो है ये बहुत अहम फैक्टर है जो कि यूरोपियन यूनियन कर रही है, वो पैलेटिंग कर रहे हैं या उसको जमीन के अंदर डिकम्पोजर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रही है कंटिन्यूसली के। आपका महकमा ज़राअत तरबियत दे रहा है किसानों को इस तरह के? जी बिल्कुल। इस वक्त जो है आपको जैसे बताया कि सेमिनार, इस वक्त गन्नम का सीजन शुरू हो रहा है, चावल का खत्म हो रहा है, तो उसके अंदर जो भी सेमिनार हमारा हो रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर साउथ पंजाब की तरफ से, उसमें ये मैसेज दिया जाता है कि सेफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। उसमें हम ये बताते हैं कि आपने अगली फसल गंदम काश्त करनी है, उससे पहले जो क्रॉप रेजिड्यूज है उनको कैसे मैनेज करना है कि अगले साल हम कीड़ों से भी तदारक मुमकिन हो और उसके साथ साथ हमारे मुनाफे में भी पैदावार भी बेहतर हो और माहौलियाती आलूदगी भी कम हो। तो उनके लिए फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो ये हैप्पी सीडर और जीरो टिलेज ड्रिल भी गवर्नमेंट दे रही है और उनको मोटिवेट करिए कि आप इसको किराए के ऊपर छोटे फार्मर्स को भी चलाएं, जो मतलब जो फार्मर लेता है वो किराए के ऊपर छोटे फार्मर को भी दे, ताकि दोनों का फायदा हो और माहौल में यकसन जो है वो दोनों की तरफ से पार्टिसिपेट हो। डॉक्टर साहब, एक ये तो बड़ी अहम बातें होंगी, तीनों मकसद है कि भट्टा भी हो गया और इंडस्ट्री भी हो गई और हमारी एग्रीकल्चर हो गई, इसके अलावा जो घरेलू पैमाने पर हम पोल्यूशन फैलाते हैं, ये ऐसे है कि जैसे आपने गाड़ियों का जिक्र नहीं किया, तो जो पिछला सर्वे हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें 43% गाड़ियों को धुआं शामिल था। अच्छा, और गाड़ियां भी मकसद है कि बड़ा एक बहुत बड़ा सोर्स है इसका, बिग सोर्स है। 23% इसमें ये फसलों की बाकियात थी। अच्छा, और फिर उसके साथ ये हमारे भट्टे थे। तो अब ये सोर्स रिडक्शन जरूरी है। जैसे आप घर का बता रहे हैं कि घरों में जो किचन हमारे चलते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, और ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड 21% इसका एडिशन है हमारी कंसंट्रेशन में फिजा में, 21% इसकी एडिशन है। हमारे घरों के किचन है, इनकी एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी तो उसमें ये शामिल था कि 21% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज फिजा में शामिल होती हैं हमारे घरों के किचन से। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडिशन है, क्योंकि अब जितनी भी इंडस्ट्री है या हमारी क्रॉप्स हैं, तमाम ये फूड पैदा करती है, और वो फूड किसके लिए? इंसान के लिए, और इंसान इन अशैशों का इस्तेमाल करता है। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी साहब ने बात की कि जिस तरह
सहूलियात बढ़ रही हैं उस तरह मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इस दौरान पोल्यूशन पैदा होती है। हम अगर बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पावर प्लांट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और पावर प्लांट में हमारा कोयला इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर कोयला से पोल्यूशन पैदा होगी। जितनी बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा होगी उतनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उतनी पोल्यूशन ज़्यादा होगी। फिर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का सिस्टम लगाना ज़रूरी है। ये इसकी तरफ अब तवज्जो दी जा रही है, और पिछले साल इस पर काफ़ी काम हुआ है, बड़ा सेंसिटाइज किया गया है, लोगों को आगाह किया वज़ीर गया। आज़म पाकिस्तान का विजन है कि दरख्त लगाएं, पोल्यूशन का खात्मा करें, प्लांटेशन भी हो रही है, तो प्लांट लगाना इसमें कितना अहम किरदार अदा करता है पोल्यूशन के खात्मे के लिए? जो प्लांट्स हैं वो हमारे एक तो लंग्स ऑफ नेचर इनको कहा जाता है कि ये हमारी फिजा को साफ करते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो इंसान सांस के जरिए लेते हैं वो जिंदा है। हर इंसान रोजाना 5 किलोग्राम ऑक्सीजन ले रहा है। अगर ये 5 किलोग्राम इंसान को ऑक्सीजन खरीदनी पड़ जाए तो ये खुराक से ज़्यादा महंगी है। अब आप कोविड के मरीज देख रहे हैं कि जब उनको सिलेंडर लगता है तो 3-3 हज़ार का सिलेंडर एक दिन में वो ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की हम पे नेमत है कि हमारे पास ये दरख्त मौजूद है, अल्लाह ताला ने हमें दिए, और फ्री ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करें। तो हमारी उनको काटी जा रहे हैं डॉक्टर, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि हम ये जो फ्री ऑक्सीजन फिजा से ले रहे हैं उसके लिए हम दरख्त लगाते जाएं, अपने लिए भी और आने वाली नस्ल के लिए, ताकि हमारा ये बैलेंस जो है फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ये मेंटेन रहे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई और ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी तो हमारे जिंदगी का जो सर्वाइवल है ये जमीन पे मुश्किल हो जाएगा। तस्कीर साहब, बहसीयत पाकिस्तानी आम शहरी को क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना जाते हैं, ठीक है, और किस चीज से जाते हैं, यानी सफर करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, क्योंकि बेसिकली जो माहौल के अंदर मैंने पहले बात की थी कि जो एक बैलेंस कायम हो गया है, माहौल तो वही है ना, ये पाकिस्तान का एरिया या अगर इसका हम देखें तो वो तो वही है। अब उसके अंदर जो चीजें जमीन में बंद पड़ी थी, हमने वो जमीन के अंदर से निकाल के जब उसमें ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, वो उसका बैलेंस तो डिस्टर्ब होना है। बिल्कुल ठीक बात। तो वो अब जब हम अपनी कंजप्शन, यानी हम जितने ज्यादा कपड़े पहनेंगे, जितनी ज्यादा गाड़ियां रखेंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में अब हम घर में रहना है, उसमें 3 कमरों के घर में भी रह सकते हैं, उसमें सिंपल रेनोवेशन भी हो सकती है, उसमें हम जो है वो अगर सिंपल रेनोवेशन की बजाय हम उसमें बेशुमार चीजें नहीं, जितना घर पे पैसा लगा रहे हैं उससे कुछ % अपने प्लांटेशन पे भी लगा लें, लगाएं, सब्जा भी लगाएं। और फिर इसके साथ साथ जो मैंने बात की कि गाड़ियां जो हैं, अगर हम एक गाड़ी से एक फैमिली का गुजारा हो सकता है, तो जब जैसे ही दूसरी गाड़ी ऐड होगी इसका मतलब है कि डबल एमिशन हो गया। अब इस साल का अगर हम डाटा लें, कुछ जो कंपनीज हैं उनका मैं पढ़ रहा था कि 35,000 जो है वो यारस की है, वो सॉरी उसकी गाड़ियों की तादाद बिल्कुल ऐसे है, तादाद जो है वो तकरीबन लाखों के हिसाब से। मोटरसाइकिल बड़े हैं, मोटरसाइकिल भी तो 15% सालाना जो है इजाफा हो रहा है 15% के हिसाब से। आप हमारी आबादी देखो तो 3% से बढ़ रही है, लेकिन गाड़ियां हमारी 15% से बढ़ रही है। गाड़ियां फिर मोटरसाइकिल जो है सारी इसमें शामिल है, सारी इसमें शामिल, मोटरसाइकिल, कारें, सारी जो जितना भी इजाफा हो रहा है ये 15% इजाफा हो रहा है एनुअली गाड़ियों की इंडक्शन में हर साल। तो ये बहुत बड़ा इजाफा है। अब इसी हिसाब से अगर आप देखें तो 15% हमारे फ्यूल कंजम्पशन बढ़ती जा रही है और 15% फिर हमारी इमिशंस भी बढ़ेंगे जो हमारे निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिजा में जमा हो रही हैं, और जब ये मौसम ठंडा होता है तो वो फोग और स्मोक दोनों मिलते हैं और स्मोक बन जाता है। तो ये चीज़ें एक फिजा में जा रही हैं, ये कहीं से खारिज नहीं हो सकती, खारिज उसी वक्त होती है। डॉक्टर देखें जैसे स्मोक शुरू होती है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, सांस का लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बताएं कि हमारा आम शहरी क्या किरदार अदा करता है? हमारा आम शहरी यही है कि जो पोल्यूशन है एट सोर्स, जहाँ से उसको महसूस होता है कि मैं इस सोर्स का बायस बन रहा हूँ या इस सोर्स मेरी वजह से पैदा हो रहा है, तो उसको एट सोर्स वो पोल्यूशन रोकनी पड़ेगी। एयर पोल्यूशन उसको रोकनी, अगर फैक्ट्री मालिक है तो उससे जो उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा है तो उसको वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाए और उसको खारिज न होने दे। तो वो सिस्टम क्या है? मकसद वो धुआं तो निकालने फैक्ट्री बंद तो हो नहीं सकती, फैक्ट्री बंद न करे, लेकिन उसके ऊपर हमारे मुख्तलिफ सिस्टम है। जैसे अगर धुआं निकल रहा है तो उस पर वेट स्क्रबर हम लगा सकते हैं, साइक्लोन लगते हैं जो धुएं को रोक लेते हैं और वो फिजा में नहीं जाता।
अच्छा, तो फिजा वो जो उसकी वो कोई महंगा सिस्टम है जो? वो इतना महंगा सिस्टम भी नहीं है, कोई आम सादा सी इंडस्ट्री लगाए तो उसमें तकरीबन कोई 4-5 लाख रुपए का वो तो सिस्टम जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा के लोग ये क्यों नहीं लगाते, इस पर आप उनको पाबंद क्यों नहीं करते? ये अब हमारा कानून बड़ा अब सख्ती से अमल दरामद हो रहा है इसके ऊपर। हम देखते हैं कि जी बारिश आ रही है या फला मौसम खराब हो रहा है तो उसके मुताबिक अपनी एक्टिविटीज को हम प्लान करते हैं। तो ऊपर से स्मोक है और आप उसमें रनिंग कर रहे हैं या आप उसमें जॉगिंग कर रहे हैं तो वो जॉगिंग तो फायदेमंद नहीं होगी आपके लिए। अच्छा, वो नुकसानदेह है? ऑफकोर्स नहीं, बीमार बंदे के लिए या सेहतमंद आदमी निकले? सेहतमंद आदमी भी अगर स्मोक में या धुएं में निकलेगा और वहाँ पे देखें, अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, आपके फेफड़ों में और आपको सांस आप तेजी से लेते हैं। जितना आप तेजी से सांस लेंगे, स्मोक या धुआं या ऐसी कोई भी खतरनाक पोल्यूशन जो हवा में मौजूद है वो आपके फेफड़ों में तेजी के साथ जाएगा। तो लिहाजा इस तरह के माहौल में जब स्मोक हो या धुआं हो, धुएं में या इस तरह के माहौल में तो आप वहां से बस जल्दी जल्दी गुजरने की कोशिश करें। और ऐसे माहौल में वॉक या कोई इस तरह की एक्टिविटी या आउटिंग करना वो कोई इतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। एक्सपोजर को यानी रिड्यूस करना चाहिए। जब स्मोक का सीजन हो तो एक्सपोजर जो है वो इंसान रिड्यूस कर ले, उसको अपने आप को लिमिटेड कर ले कि एक्सपोजर ज्यादा ना हो। मेरी बात है, जब आपकी सेहत ही ठीक ना हो तो फिर आप वली मोहम्मद साहब, आप ये जो किसानों के आप समझते हैं कि जो आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं या इस हवाले से अवेयर कर रहे हैं, तो आप मुतमिन है कि किसान इस तरफ आ रहे हैं और पोल्यूशन फैलाने में जो अपना कमी करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें फार्मर का भी फायदा है और आवाम का भी फायदा है, इसलिए फार्मर जो है मोस्टली इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो वाइज यूज ऑफ मशीनरी है वो इसमें अपना बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। और लोग अब इसमें, अब आप देखेंगे कि पहले ट्रैक्टर जो थे वो धुआं छोड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, पुराने मॉडल के ट्रैक्टर लोग बड़े शौक से या फख्र से चलाते थे। अब जो नया फार्मर है वो नई मशीनरी की तरफ आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी। मसलन आपको एक कंबाइन हार्वेस्टर है जो चावल में सबसे ज्यादा ये उसके बाकियात छोड़ने का सबब बनता था, अब उसकी जगह कबूता मशीन आ गई। अच्छा, वो उससे ये है कि वो रेजिड्यूज को इस पैटर्न से जमीन में छोड़ती है कि आप उसको इजीली बंदा मैनुअली भी इकट्ठा कर सकता है। तो फार्मर इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं और इनके अडॉप्ट करने से जो है वो अपने बेनिफिट भी बढ़ा रहे हैं और उसमें माहौलियात में भी उससे कमी आएगी। तो फार्मर मोटिवेटेड हैं और दूसरे उनको देखा देखी जो है वो कर रहे हैं। अभी तो आपने भी किसी को जुर्माने किए किसानों को जिस तरह बाकियात जलाते हैं? जी हम इस भी रिपोर्ट करते हैं, बिल्कुल डीसीओ साहब जो हैं वो सेक्शन 44 का नफाज करते हैं और उसमें हम जो है पुलिस को इत्तला देते हैं और उनके खिलाफ FIR की जाती है। अच्छा, किसानों को जो बाकियात रोकने के लिए सिर्फ आपका इदारा काम करता है या जिस तरह सड़कों के साथ मोटरवे है, मोटरवे के साथ भी लोग आग लगाते हैं, पुलिस के स्टेशन के साथ भी लगाते हैं, वो भी किसानों के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं? सिर्फ आपको नहीं, हम तो जो जरी जमीन में जो जिसने आग लगाई, जमीन में आग लगाते हैं, मोटरवे है, मोटरवे के दोनों तरफ तो जरी जमीन है, उसमें देखें जब सेक्शन 44 का नफाज किया जाता है उसमें कुछ जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो कुछ अदारों को ये इख्तियारात देते हैं कि कौन कौन इस पर कार्रवाई करेगा और किस हद तक करेगा। तो उसमें महकमा ज़राअत को भी दिया जाता है, जो माहौलियात है उनको भी दिया जाता है और उनकी इवन मोटरवे पुलिस और दूसरी पुलिस को भी ये इख्तियारात दिए जाते हैं। वो डिप्टी कमिश्नर के जवाबदीद है वो किस। जफर साहब, आप बताएंगे जिस तरह ये जो बाकियात जला देते हैं मोटरवे के दोनों तरफ पे, जैसे गन्ना में कटाई होती है उस वक्त भी करते हैं, चावल भी करते हैं, तो इसमें सिर्फ महकमा ज़राअत या आप भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? उसमें से कि अब हुकूमत पंजाब ने ये जो असाइनमेंट्स है ना बाइफरकेट कर दी है, तो बाकियात को आग लगाना अब महकमा ज़राअत उसको रोकथाम महकमा ज़राअत की जिम्मेदारी कर दी गई। ये लोग सर्वे भी करते हैं अपना, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाते हैं और ये पूरे पंजाब में ये अब एक असाइनमेंट है महकमा ज़राअत। तो ये माहौलियात नहीं, ये महकमा ज़राअत का काम है? ये महकमा ज़राअत ही इसको रोकेगा। जितने भी किसान आग लगाएंगे तो उसको रोकना, उनकी अवेयरनेस करना, उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना महकमा ज़राअत की जिम्मेदारी करा दी गई। बाकी जो भट्टाजात हैं या दूसरी आलूदगी फैलाने वाले ज़राअत हैं उसमें भी हमारी टीमें बनाई गई हैं जिसमें पुलिस है, इन्वायरमेंट है, मुतल्लिका ज़िलाई इंतजामिया, तो वो मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो इस तरह ये अब महकमा ज़राअत को इसकी जिम्मेदारी क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे स्मोक के बचने के लिए भी और इसका जो है तदारक करने के लिए क्या इक़दाम करें? जी, इसमें जो आम अगर पब्लिक की बात करें, नाज़रीन की बात करें, तो उनका उसमें फार्मर भी आते हैं, उसी में आम भी आती है। हर पाकिस्तानी का फर्ज है जिस तरह इसमें किरदार अदा वो इसमें अपना किरदार अदा करे। जो आम पाकिस्तानी है उसको चाहिए कि वो अपनी जो गाड़ियों का इस्तेमाल वाइजली करे उनको, ठीक है।
अपना जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको वो नॉर्मलाइज करे, सादगी की तरफ आए। सादगी।